हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षण की विधियाँ या फिर टीचिंग मेथड्स। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, शिक्षण विधियाँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण जो विधियाँ होती हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहली विधि हमारी क्या है, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सीटेट में प्रीवियस ईयर प्रश्न 2-3 बार बन चुका है कि इसके स्टेप्स दे देते हैं, और स्टेप्स को मतलब क्या करना है, क्रम से लगाने को बोल देते हैं ना। 5 स्टेप्स दे देंगे उसको, उसके बाद उसको क्रम से लगाने को बोल देंगे कि पहले फर्स्ट आएगा, कि पहले तो आपको लगाना होगा, सेकंड पहले आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, तो आपको ऐसे दे देंगे। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खुद खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दे दिया जाता है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पहले आप क्या करते हैं, एक समस्या देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप बच्चों को समस्या समाधान, उसका समाधान खोजने के लिए खुद प्रेरित करते हैं। हाँ, एक हिंट दे दिया जाता है, एक हिंट आप उनको दे देते हैं बच्चों को, ताकि उनका समाधान खोजने में आसानी हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चों को समस्या का समाधान खुद खोजने के लिए किया जाता है और पहले समस्या खुद ही उत्पन्न कर दी जाती है। इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप से प्रश्न बन चुके हैं हम। सबसे पहले क्या किया जाता है, समस्या को चुना जाता है। मतलब समस्या समाधान विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले आप समस्या को कोई एक देंगे ना, तो उसके लिए पहले चुना जाता है, फिर उसका कारण का पता किया जाता है, फिर समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। तो समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, समस्या का समाधान करना होता है, फिर उसका व्यवहारिक प्रयोग करना होता है कि हम इसका समाधान का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, पहले समस्या को चुनिए, उसके बाद यह समस्या हो क्यों रही इसका कारण चुनिए, उसके बाद उससे संबंधित जो विभिन्न जानकारियां हैं उसको कलेक्ट करिए, तीसरा स्टेप होता है। चौथे स्टेप में आप समस्या का समाधान कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो समाधान किए रहते हैं उसका हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहारिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो 5 स्टेप आप लाइन से याद कर लीजिए, मिलान करने में दे देता है। अगली विधि हमारी है आगमन विधि। चलिए देखते हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। मतलब इस विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। मतलब आप किसी चीज़ को अगर आपको पढ़ाना है तो आप पहले उसके उदाहरण को बता देंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। मान लीजिए जैसे कि आपको मान लीजिए क्या पढ़ाना है, आपको मान लीजिए हिंदी में क्रिया पढ़ाना है, तो आप उदाहरण 2-3 दे देंगे कि वह खेलता है, वह खेलता है में आप बता देंगे क्रिया है, ये खेलता क्या है, क्रिया है। उसके बाद वह पढ़ता है, पढ़ता क्रिया बता देंगे। आप 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि क्रिया होती क्या है, जिससे किसी कार्य करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले उदाहरण आदि बता दिए जाते हैं, फिर नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि होती है। तो छात्र केंद्रित विधि यह होती है, इसमें क्या किया जाता है, पहले उदाहरण आप बताएंगे तो बच्चे ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए इसे छात्र केंद्रित विधि कहा जाता है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, और यह करके सीखने पर बल देती है। इस विधि के जो कुछ और उप नियम है देख लेते हैं। पहला, उदाहरण से नियम की ओर, मतलब पहले आप उदाहरण बताएंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। दूसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब आप पहले एक ओवरऑल प्रीव्यू दे देंगे किसी चीज़ का पढ़ाना होगा, उसके बाद आप मतलब आपको क्रिया पढ़ाना होगा तो आप क्रिया का उदाहरण देने के बाद क्रिया को पढ़ाएंगे, उसके बाद सूक्ष्म चीज़ें पढ़ाएंगे ना, क्रिया के प्रकार आदि बाद में पढ़ाएंगे। तो पहले आप ओवरऑल प्रीव्यू दे देंगे, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो विशिष्ट चीज़ें होंगी उस तथ्य के बारे में पहले आप उस विशिष्ट चीज़ों को पढ़ाएंगे, उसके बाद आप सामान्य चीज़ों को पढ़ाएंगे। मतलब मान लीजिए इसका दूसरा उदाहरण, तो मान लीजिए आपको शरीर के पार्ट्स आपको पढ़ाने हैं, तो शरीर के पार्ट्स में अगर आप विशिष्ट चीज़ें बता देंगे कि दांत 4 पार्ट के होते हैं, सभी चारों पार्ट्स 2 दांत के होते हैं, सभी चारों भाग के अलग अलग कार्य होते हैं। और मान लीजिए कुछ और पढ़ाना होगा, आँख के बारे में बता देंगे, कुछ विशिष्ट चीज़ बता देंगे कि यह 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है, मतलब इसका लोवेस्ट विजन जो होता है। तो विशिष्ट चीज़ें पहले बता देंगे, तो फिर समान चीज़ें बच्चा रुचि से पढ़ेगा। आप किसी भी चीज़ों के बारे में विशिष्ट चीज़ें बताएंगे तो बच्चों के अंदर रुचि आ जाएगी, फिर वह सामान्य चीज़ों को भी बहुत ध्यान से पढ़ेगा। उसके बाद है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या होता है कि आगमन विधि में जो चीज़ें ज्ञात होती हैं बच्चों को पहले वह बताई जाती है, उसके बाद अज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं। मतलब इसी बॉडी पार्ट्स को ही अगर पढ़ाना होगा तो ज्ञात चीज़ें जो बच्चों को पता है, हेयर्स आदि के बारे में, दांत आँख जो दिख रही होंगी उसको बताएंगे। उसके बाद जो आंतरिक पार्ट्स होते हैं, हृदय, लीवर आदि, उसको बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि वह बच्चों के लिए अज्ञात है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जा देंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है, पहले आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जो हमारे सामने होती है उसे मूर्त कहते हैं। तो हम जो चीज़ें देखते रहते हैं पहले हम उसे पढ़ाएंगे, उसके बाद अमूर्त की ओर जाएंगे। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मतलब प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से पहले उसको दिखाएंगे, उसके बाद उसका प्रमाण अपने आप बच्चा जान लेगा। मतलब हम चीज़ों को प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे, मतलब करके सीखने बल देती ही आगमन विधि। तो हम किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा रहे हैं तो पहले उसको प्रत्यक्ष करने के लिए
प्रत्यक्ष सामने से दिखाएंगे, उसके बाद प्रमाण वह खुद निकाल लेगा। तो इतनी उपनियम इसके हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट हूबहू अपोजिट जो है वह क्या है, निगमन विधि या फिर डिडक्टिव मेथड। इसमें सारे जो चीज़ें होती हैं वह आगमन विधि के उल्टे होते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चों को नियम का ज्ञान पहले दिया जाता है, फिर उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। और यह एक शिक्षक केंद्रित विधि होगी। मतलब आप पहले नियम बता दिए, उसके बाद उदाहरण बता दिए, उसके बाद चीज़ें खत्म हो गई, आप उस टॉपिक को पढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित विधि हो जाएगी ना। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। मतलब मान लीजिए आपको पढ़ाना होगा कि a + b का होल स्क्वायर पढ़ाना होगा, पहले आप बता देंगे a² + b² + 2ab पढ़ा देंगे, उसके बाद दो नियम उसके बाद एक जगह पे 2 + 3 कर देंगे, दो नियम बता देंगे, दो एग्जाम्पल बता देंगे, सीधा उसके बाद आप बता देंगे, आपको टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, शिक्षक केंद्रित विधि हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले नियम बता दिया, फिर उसका दो उदाहरण 2-3 बता दिए, फिर टॉपिक को आपने खत्म कर दिया। तो ये क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि हो गई, जिसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इसमें करके सीखने पर बल नहीं दिया जाता, शिक्षक सारी चीज़ें बता देंगे, आपको अनुकरण करना है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रमाण पहले ही दे दिया जाता है, उसके बाद प्रत्यक्ष आप प्रमाण जो दिया जाता है आप सामने देख लेते हैं, उसी को नकल कर लेंगे। सूक्ष्म चीज़ें पहले बता दी जाएंगी, स्थूल के बाद। मतलब जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें वो शिक्षक पढ़ा देगा, बच्चा सारी चीज़ें सीखेगा उसमें। सामान्य चीज़ें बताई जाएंगी, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें। मतलब जो चीज़ें जो उपनियम आगमन विधि के थे ठीक उसके उल्टे निगमन विधि में हो जाएंगे ना। पहले अज्ञात चीज़ें, बच्चों को नियम थोड़ी ना पता था a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। बच्चे को पहले क्या बताया गया, अज्ञात चीज़ें बताई गई, फिर ज्ञात की ओर वह जाएगा, फिर वह समझेगा। नियम से उदाहरण की ओर ये जा रहे हैं ना, नियम से उदाहरण। जैसे फिगर बना है कि इसमें क्या नियम बताए जा रहे हैं, विभिन्न फार्मूलाज बताए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं एक बार फिर से कि आगमन विधि में जो उपनियम होते हैं उदाहरण से नियम की ओर, एक याद कर लीजिए, दूसरा ठीक उल्टा होता है। तो उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि याद कर लीजिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। और ठीक उल्टा और निगमन विधि क्या हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर, इस सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। आगे देखते हैं अब। समस्या समाधान विधि हो गई। इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है, फिर उसका समाधान करने को दिया जाता है। हाँ, एक हिंट दे दिया जाता है ताकि बच्चे समाधान खोजने में आसानी हो सके बच्चों को। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के तो पहली बात प्रवर्तक जो है वह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किलपैट्रिक। ध्यान रखिएगा, इनके प्रवर्तक कौन थे, किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। जो प्रोजेक्ट विधि होती है वह क्या होती है, अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। मतलब प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुप में कार्य करने को दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, समाजीकरण पर विशेष बल हो जाता है ना। मतलब आप ग्रुप बनाएंगे, आपके अंदर क्या होगा, समाजीकरण का गुण आ जाएगा, तो समाजीकरण पर यह विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो होता है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं को हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, बच्चा खुद से कार्य करता है स्वतंत्र रूप से। मतलब आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ के टॉपिक के बारे में आप दे देंगे, आप मान लीजिए क्या दे देंगे, कोई भी टॉपिक दे दीजिए, ओजोन का डिप्लीशन जो हो रहा है, जो ओजोन क्षरण हो रहा है, उसको दे देंगे, तो बच्चा खुद उसको प्रोजेक्ट में खुद अपने विचार बनाएगा ना, खुद चीज़ों को ढूंढेगा कि ओजोन क्षरण हो क्यों रहा है, इसको रोकेंगे कैसे। तो क्या होता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से इसमें कार्य करता है। इसमें आप कोई उसमें देते नहीं, आप सिर्फ बता देते हैं कि इस पर प्रोजेक्ट बनाइए, तो वह खुद ढूंढ ढाड़ के अपना क्या करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अपनी समस्याओं को हल स्वयं करता है और अपने विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह विधि जो है वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्रोजेक्ट विधि के एक इंपॉर्टेंट क्या, किलपैट्रिक इसके प्रवर्तक है। अनुभव केंद्रित विधि होती है, क्योंकि अनुभव के आधार पर इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और समाजीकरण पर विशेष बल देती है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो आदि होते हैं वह ग्रुप में ज़्यादा दिए जाते हैं, तो समाजीकरण का भी भाव आ जाता है। और इसमें बच्चे जो हैं वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इसमें शिक्षक का ज़्यादा योगदान नहीं होता और बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करके अपनी समस्याओं को हल करके अपने स्वयं विचारों से करते हैं हल उसको। आगे देखते हैं। अगला है प्रत्यक्ष विधि। अगला क्या है, प्रत्यक्ष विधि या फिर डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब इसमें बालक को अगर कोई नई भाषा सिखानी है तो उसमें उसका पहले हम व्याकरण नहीं बताएंगे, आप डायरेक्ट उसको भाषा सिखाएंगे। और जो आपकी मातृभाषा होगी उसको भी उसकी भी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। मतलब प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि सीटेट में प्रश्न बन चुका है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें आपकी मातृभाषा को बिना मध्यस्थता बनाए आपको नई भाषा सिखाई जाती है। तो वह हो जाएगी डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड अथवा प्राकृतिक विधि। आगे देखते हैं। अर्थात मातृभाषा की सहायता के बिना
विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है। मतलब इसमें जो नई भाषा हम सिखाई जाती है, मान लीजिए आप हिंदी आपको आती है, आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, तो आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश का व्याकरण आपको नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश ग्रामर आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको क्या करेंगे, इंग्लिश ज़्यादा बोलने पर उसको बल देंगे कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करिए और इंग्लिश लिखिए, सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखिए। तो इन दोनों कार्यों से क्या करते हैं, अभ्यास द्वारा नई भाषा सिखाते हैं। तो अगर प्रश्न बनेगा कि किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है और उसे इंग्लिश इस प्रकार सिखाया जा रहा है कि उसे इंग्लिश बोलने के लिए कहा जा रहा है और इंग्लिश बार बार लिखने के लिए कहा जा रहा है और बिना उसके व्याकरण को सिखाए उसे इंग्लिश सिखाया जा रहा है, तो इसमें कौन सी विधि हो जाएगी, प्राकृतिक विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी ना, डायरेक्ट मेथड अथवा नेचुरल विधि हो जाएगी, नेचुरल मेथड। क्योंकि इसमें फिर से देख लेते हैं, व्याकरण के नियम के बिना ज्ञान कराए हुए भाषा सिखाई जाती है और आपकी मातृभाषा की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न बनता है कि किस विधि में मातृभाषा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वह होती है प्राकृतिक विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। और इसमें क्या होता है कि सीधे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है। मतलब बार बार क्या किया जाता है, बोलकर आप जो नई भाषा सीखनी होती है उसे बार बार बुलवाया जाता है और लिखवाया जाता है, उससे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं होता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। मतलब बोलकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीखी जा सके। प्राकृतिक रूप से सीखी जा सके मतलब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक विधि भी यह कहलाएगी। तो यह क्या है, प्राकृतिक विधि हो जाएगी ना। तो इसके दो नाम हैं, प्राकृतिक विधि, प्रत्यक्ष विधि। अगर प्रश्न बनेगा नेचुरल मेथड अथवा डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि बिना मातृभाषा की सहायता से कोई दूसरी भाषा बोलकर और लिखकर सिखाई जाए, तो वह क्या कहलाएगी, प्राकृतिक विधि अथवा नेचुरल मेथड या फिर प्रत्यक्ष विधि अथवा डायरेक्ट मेथड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिगर बना है, इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक कर रहे हैं, वाओ यू स्पीक इंग्लिश रियली वेल, आई गो टू द मेथड स्कूल ऑफ इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टू टॉक एनी मोर, मी नाइदर। तो इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इनकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, इनकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन ये टॉक इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहे हैं और इसमें इनकी मातृभाषा का कोई कार्य है, कोई कार्य नहीं है, तो बिना कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगी, प्राकृतिक विधि हो जाएगी। आगे देखते हैं। आगे विश्लेषण विधि या फिर एनालिसिस मेथड। विश्लेषण विधि क्या होती है कि इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है कि किसी भी समस्या को स्टेप में बांट देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, फिर उनका अध्ययन एक एक भाग को किया जाता है और वो समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। जैसे फिगर बना है, फिगर में देख लीजिए कि किसी भी आपको चीज़ों को बनाना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट वाइज कर लीजिए, उसके बाद पार्ट वाइज को क्या करेंगे, आप असेंबल करेंगे, तो पार्ट वाइज जोड़ेंगे पार्ट को, तो छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। आगे देखते हैं। संश्लेषण विधि क्या होती है, बिल्कुल जो पहली विधि है एनालिसिस विधि, उसका ही एकदम मतलब एक रूप से एक दूसरे से संबंधित होती है, सिंथेसिस मेथड या फिर संश्लेषण विधि। विश्लेषण तथा संश्लेषण एक दूसरे के पूरक हैं, वही बात जो मैं बता रहा हूँ। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। तो जब आप किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसके अलग अलग भागों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप लास्ट में क्या करते हैं, उस समस्या का ओवरऑल प्रीव्यू लेते हैं। ओवरऑल मतलब उसका ऊपर से पूरा एक करके उसका प्रीव्यू लेंगे, एक करके पूरी चीज़ों को जानेंगे, यही संश्लेषण विधि कहलाती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या को हल किया जाता है, वही ठीक उल्टा होता है। विश्लेषण विधि करने के बाद आप सारे जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसे जोड़कर एक समस्या को हल करेंगे। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग प्रायः क्या किया जाता है, ज्यामिति में किया जाता है। प्रश्न बनता है कि ज्यामिति में प्रयोग किस विधि को किया जाएगा, तो कौन सी हो जाएगी, सिंथेसिस मेथड या फिर संश्लेषण विधि। फिगर देखिए, ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, ज्यामितीय आकृतियों का जो प्रयोग होता है, मतलब किस विधि से उसको पढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो वह कौन सी हो जाएगी, संश्लेषण विधि। आगे देखते हैं। अगली है अनुकरण विधि। अगली कौन सी है, अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। मतलब इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो पढ़ाता रहता है बच्चा उसी की नकल करता है, शिक्षक जो लिखवाता है बच्चा उसकी नकल करता है, और शिक्षक जो बोलता है बच्चा उसे याद रटने की या फिर याद करने की कोशिश करता है, मतलब पूर्णतः अनुकरण करने की कोशिश करता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। मतलब बालक जो होता है वह शिक्षक जो बोल रहा है उसका उच्चारण सीखता है, उसी के अनुसार उच्चारण करना भी सीखता है, मतलब इसमें भी नकल करता है वह। पहले शिक्षक बोलता है फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो पहले क्या होता है, शिक्षक बोलता है फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं।
इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। तो भाषा शिक्षक जो होता है उसका सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होता है? शुद्ध उच्चारण करना। मतलब आप मान लीजिए किसी भी भाषा के शिक्षक है तो आपका जो गुण, जो मेन गुण होना चाहिए, मेन एम जो होना चाहिए, मतलब आपका जो मुख्य गुण होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण। मतलब आप किसी भी शब्द को उच्चारण सही ढंग से करें। और इसी विधि के आधार पर यह कहा गया है कि जो शिक्षक होता है, भाषा शिक्षक, उसका मुख्य गुण क्या होता है? शुद्ध उच्चारण करना। आगे देखते हैं। अगला है हमारा व्याख्यान विधि। अगला क्या है? व्याख्यान विधि या फिर लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी टॉपिक की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन विधि कौन सी होती है? व्याख्यान विधि। इसमें क्या होता था? प्राचीन काल में जो गुरु आदि होते थे, गुरुकुल का समय होता था, तो उसमें क्या करते थे? गुरु जो विभिन्न टॉपिक्स में, विभिन्न तथ्यों पे क्या करते थे? व्याख्यान देते थे ना, और जो शिक्षार्थी होते थे वह सिर्फ सुनते थे। तो यह सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इसमें क्या होता था कि शिक्षक व्याख्यान देते हैं किसी भी तथ्य को। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। इसमें क्या होता है? शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है और शिक्षार्थी की भूमिका लगभग नगण्य होती थी। वह निष्क्रिय रूप से केवल सुनता था। इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि भी माना जाता है। इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। मतलब इसमें क्या होता था कि आपको व्याख्या दी जाएगी तो आपको सिर्फ सुनना है, अपने स्मृति में उसको क्या करना है? सेव कर लेना है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो सामाजिक विज्ञान में क्या होता है? उसके जो टॉपिक्स होते हैं उसमें व्याख्यान विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि उसे अच्छे से इलेबोरेट करके समझाना होता है। व्याख्यान विधि शिक्षण विधि जो होती है उसमें पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। चूँकि बच्चों को उसे समझाना होता है, इसलिए जितने अच्छे से आप पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करेंगे, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसे उतना ही ज़्यादा बच्चे समझेंगे। इसलिए इसमें क्या होता है कि पाठ्य वस्तु और विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। आगे देखते हैं। जैसे देखिए व्याख्यान हो रहा है, इसमें शिक्षिका व्याख्यान कर रही है जो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा रही है। आगे देखते हैं महाद्वीप और महासागरों के बारे में पढ़ा रही है। अगला है एक चंकिंग क्या होता है, देखते हैं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, 2-3 बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ चुका है। चंकिंग क्या होता है? इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों को संख्या के 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना होता है। जैसे मान लीजिए आपके कोई नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो इसमें क्या होता है? चंकिंग क्या होती है कि बच्चों को पहले 1 2 3 याद कराएंगे, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8, फिर 9 0। मतलब 3 या 4 भागों में क्या करते हैं? समूहों में बांट कर उसको याद कराते हैं। तो यही चंकिंग कहलाता है। डायरेक्ट प्रश्न क्या बना था पिछली बार सीटेट में, जो अगस्त में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि किसी बच्चे को मोबाइल नंबर तोड़ तोड़ के पढ़ाया जा रहा है, 3-4 समूह में बांट कर पढ़ाया जा रहा है, तो यह क्या हो रहा है? तो ये क्या है? चंकिंग या फिर खंडीकरण होता है। आगे देखते हैं। अगला है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या होता है? पहले व्याकरण सिखाई जाती है, फिर भाषा पढ़ाते हैं। मतलब पहले जैसे पढ़ाया जाता था, जैसे प्राचीन काल में पढ़ाया जाता था, किसी भी भाषा का पहले व्याकरण पहले पढ़ाया जाता था, उसके बाद भाषा पढ़ाई जाती थी। तो व्याकरण अनुवाद विधि में यही होता है कि पहले आप व्याकरण पढ़ाएंगे, उसके बाद भाषा पढ़ाएंगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि कहते हैं। तो शास्त्रीय विधि या फिर प्राचीन विधि किसे कहते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि को कहते हैं। इसमें क्या होता है? पहले आप व्याकरण पढ़ाएंगे, उसके बाद भाषा सिखाएंगे। और इसमें लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। आगे देखते हैं। अगली है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि आपकी हो गई है, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड होता है, जो प्रत्यक्ष विधि होती थी, वही क्या है? नेचुरल मेथड। मैंने आपको बताया है ना, नेचुरल मेथड और डायरेक्ट मेथड एक ही बात हो गई। आगे देखते हैं। आगे हमारी लास्ट है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि क्या होता है? रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो व्याकरण सिखाई जाती है वह डायरेक्ट नहीं पढ़ाई जाती, उसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण सिखाई जाती है। मान लीजिए जैसे कविता है, उड़ी पतंग कविता है, तो इसमें आप क्या करेंगे? पहले बच्चों को कविता पढ़ाएंगे, उसके बाद कविता के माध्यम से आप उसको विभिन्न जो व्याकरण के तथ्य होते हैं, व्याकरण की चीज़ें होती हैं, किसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इसमें संधि का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, इसमें समानार्थी शब्द क्या क्या है, इसमें क्या है विभिन्न चीज़ें, रस, छंद, अलंकार, अलंकार कौन सा है। तो आप जो रचनाओं के माध्यम से सिखाएंगे वो क्या है? भाषा संसर्ग विधि। पूछा जाता है भाषा संसर्ग विधि क्या है, तो रचनाओं के माध्यम से हम व्याकरण का ज्ञान कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भाषा संसर्ग विधि। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कविता ले लीजिए, कोई पंचतंत्र की कहानी ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए जो रचना होती है, महाभारत, गीता, तो उसके माध्यम से जब आप व्याकरण सिखाएंगे तो वह क्या हो जाएगी? भाषा संसर्ग विधि। जैसे छोटे बच्चों को कविता से व्याकरण सिखाई जाती है। प्रश्न पूछा गया है कि एक छोटा बच्चा है, उसे कविता के माध्यम से व्याकरण सिखाई जा रही है, तो उसे किस विधि से शिक्षण दिया जा रहा है? तो अब है भाषा संसर्ग विधि। चलिए अब इसका क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं, जो विभिन्न विधियां हैं।
पहली से समस्या समाधान विधि, इसमें क्या होता है कि पहले आप समस्या उत्पन्न करते हैं, खुद ही उत्पन्न करते हैं, उसके बाद समाधान आप करने का उसको बोलते हैं और एक हिंट देते हैं। इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट थे। पहले समस्या को चुनते हैं, फिर कारण उसका पता करते हैं, फिर उससे संबंधित विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, फिर उसका समाधान और लास्ट में उसका व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या थी, उसके बाद आगमन विधि थी। इसमें क्या होता है कि पहले आप उदाहरण बताते हैं किसी भी तथ्य के बारे में, उसके बाद उसके नियम बताते हैं और इसके उपनियम दिए गए थे। और निगमन विधि क्या होती है, पहले आप नियम पहले बता देते हैं, फिर बाद में उदाहरण देते हैं और लास्ट में टॉपिक खत्म कर देते हैं। मतलब शिक्षक केंद्रित विधि यह होती है। और वो आगमन विधि क्या होती है, बाल केंद्रित विधि होती है। समस्या समाधान विधि फिर से आ गई। प्रोजेक्ट विधि क्या होता है कि प्रोजेक्ट पे कार्य करना होता है और इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने विचारों के माध्यम से करता है। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, डायरेक्ट मेथड, वही जो मैं बताया हूँ कि इसमें भाषा सीखने के लिए सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है और मतलब व्याकरण के नियम को ज्ञान कराए बिना ही भाषा सिखाई जाती है। व्याकरण सीखे बिना ही व्याकरण सीखने की आवश्यकता नहीं होती, भाषा वैसे सिखाई जाती है जैसे, और इसमें मातृभाषा की भी कोई सहायता नहीं ली जाती। तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड या फिर नेचुरल मेथड। अगला क्या था, विश्लेषण में क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में समस्याओं को भाग कर बांट देते हैं, उसके बाद उसको सीखते हैं। संश्लेषण विधि उसी का ठीक उल्टा है, छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या को हल करते हैं। जब ज्योमेट्री की जो चीज़ें होती है इससे ही सीखते हैं। उसके बाद हमारी अनुकरण विधि थी। इसमें क्या होता है कि आप शिक्षक के अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, जो वह करता है उसे ही आप फॉलो करते हैं। व्याख्यान विधि में किसी भी टॉपिक का व्याख्यान किया जाता है। आगे देखते हैं। चंकिंग क्या थी, चंकिंग क्या थी कि बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर समझाया जाए। जैसे ये जो एग्जांपल है या प्रीवियस ईयर एग्जांपल है कि मोबाइल नंबर के 10 अंकों को 3-4 भागों में तोड़कर बताया जा रहा है, तो यह क्या है, तो यह चंकिंग है। उसके बाद हमारी क्या थी, व्याकरण अनुवाद विधि। पहले व्याकरण सिखाई जाती है, फिर भाषा सिखाई जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, शास्त्रीय विधि कहते हैं या फिर प्राचीन विधि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है, शास्त्रीय विधि, क्लासिकल मेथड या फिर प्राचीन विधि जो है उसे क्या कहते हैं, तो वह व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या होता है, पहले व्याकरण सिखाते हैं फिर भाषा सिखाते हैं। प्राकृतिक विधि आपकी हो गई, जो प्रत्यक्ष विधि है वही प्राकृतिक विधि। और भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।